इसका नाम है रोग विसर्ग द्वितीय अध्याय। ठीक है, इसको हम पढ़ रहे थे। विमान स्थान का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, तो विमान स्थान के जो हमने 7 चैप्टर पढ़े थे उनमें स्पेशली हमने किस चीज़ का डिस्क्रिप्शन दिया था, इसमें रस है, दोष है, द्रव्य है, इनका मेजरमेंट कैसे करना है। ठीक है, इसकी क्वांटिटी को कैसे क्वांटिफाई करना, मेजरमेंट कैसे करना है। अभी जो ये लास्ट चैप्टर है, ये जो लिखा गया है ये स्पेशली चिकित्सा को अधिकार लेके या चिकित्सा को बेस लेके लिखा गया है, इसलिए इसका नाम है रोग विसर्ग जीतिए, यानी कि विषक के द्वारा रोग को कैसे जीता जाए। ठीक है, इसके बेस पे ये पूरा अध्याय वर्णित है। ठीक है, इसलिए इसका नाम रोग विसर्ग जीतिए अध्याय। तो इसमें सबसे पहले डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि अगर आपको रोग को ठीक करना है तो जो जिसको भी रोग को ठीक करना है तो वैद्य बनने के लिए आपको किन किन चीज़ों के माध्यम से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बोला है कि अगर आपको रोग को ठीक करना है तो आपको अच्छा वैद्य बनना पड़ेगा, और अच्छा वैद्य बनने के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। और उस पढ़ाई करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, तो अच्छा वैद्य बनने के लिए उन्होंने सबसे पहले जो टर्म यूज किया है कि आपको शास्त्रम एवं आदितम परीक्षित, शास्त्र की परीक्षा करनी पड़ेगी। ठीक है, जिस शास्त्र को, जिसका ज्ञान लेना चाह रहे हैं आप, उसके बारे में तो आपको पता होना चाहिए कि वो शास्त्र है कैसा। ठीक है, जब भी हम अपनी कोई स्टडी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उसकी बुक देखते हैं कौन कौन सी बुक आती हैं, और उनमें से कौन सी बुक सबसे बेस्ट है उसको अपन सर्च करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे भी कि आपको जब चिकित्सा का ज्ञान लेना है या जिस चिकित्सा शास्त्र का ज्ञान लेना है सबसे पहले आपको ये परीक्षा करनी है कि वो शास्त्र है कैसा। तो ये लिखा है बुद्धिर आत्मनम कार्यम गुरु लाघवम करम खलम अनुबंधम देश कालम च विदित्वा युक्ति दर्शनाम विशक बुभुषु शास्त्रम विवादितम। ठीक है, सबसे पहले आपको शास्त्र की परीक्षा करनी है। तो क्वेश्चन सबसे पहले यही आता है कि वैद्य को सबसे पहले क्या करना है, तो शास्त्र की परीक्षा करनी है। ठीक है, नीचे चलोगे इसमें तो ये बाद में जो चीज़ें हैं लिखी हुई हैं कि भाई शास्त्र की परीक्षा करेंगे कैसे। तो उसमें ये लिखा है कि जो शास्त्र है वो आपका कैसा होना चाहिए। तो इसमें आगे इसके गुण लिखे हुए हैं। ठीक है, यशस्वी धीर पुरुषम, ठीक है, हृदयम, जो यशस्वी पुरुषों के द्वारा, धीर पुरुषों के द्वारा जो हृदय के लिए अच्छा लगने वाला हो। ठीक है, सेवितार्थ हो, उन्होंने सेवन किया हो उसका। और आप्तजन पूजितम, आप्तजनों के द्वारा वो पूजित हो। ठीक है, और बहुलम, ठीक है, बहुलम मतलब उसमें बहुत सारा ज्ञान समाहित हो। ठीक है, इस तरह से इसके गुण दे रखे हैं। ठीक है, और भी गुण दे रखे हैं, परंतु इंट्रेंस के हिसाब से कोई इसने इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट पार्ट जो है इसका वो यही है कि शास्त्रम विवादितम परीक्षित, शास्त्र की सबसे पहले परीक्षा करनी चाहिए। बाद में थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि इस परीक्षा कैसे करेंगे। तो ध्यान रखना आपको आप्तजन के द्वारा पूजित हो, बहुल हो, और आगे लिखा है त्रिविध शिष्य बुद्धि। जो 3 तरह के जो शिष्य बताए हुए हैं, अवर बुद्धि वाले, मध्य बुद्धि वाले और प्रखंड बुद्धि वाले, उन तीनों की समझ में आए, उनके तीनों के लिए हितकारी हो। तो ये कुछ टर्म यूज किए हैं, वैसे कभी क्वेश्चन आया नहीं है, फिर भी एक बार आप हिंदी में देख लेंगे। ठीक है, सुप्रणितम, पुनरुक्त दोषार्थम, पुनरुक्त दोष से रहित हो। ठीक है, सूत्र भाष्यम, सूत्र रूप में चीज़ों को कहा गया हो या संग्रहित किया गया हो। ठीक है, ऐसा शास्त्र को हमको हमेशा ये पढ़ना चाहिए और उनकी इस तरह से उनकी परीक्षा करनी चाहिए। ठीक है, अब लास्ट में लिखा है शास्त्रम एवं विदम अम्लम एवं आदित्यो तमो विदुअम प्रकाशित सर्वम। अगर आपका शास्त्र ऐसा है, इन गुणों को फॉलो कर रहा है, तो वह जो शास्त्र है वो उसी प्रकार आपके ज्ञान रूपी अंधकार को खत्म कर देगा जैसे सूर्य तम को खत्म करता है। ठीक है, तो ये उपमा जो दी गई है इसको भी आपको ध्यान रखना है कि ये किसके संदर्भ में दी गई है। ठीक है, शास्त्र की परीक्षा के संदर्भ में दी गई। अब वो शास्त्र की परीक्षा कर ली, अब आपको आचार्य की परीक्षा करनी है, आपको गुरु की परीक्षा करनी है कि आपका गुरु कैसा है। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने लिखा है कि पर्यवदाश्रुतम। ठीक है, ये टर्म यूज करना है, आपको याद भी करना है। परिदृष्ट कर्मणम, दक्षम, दक्षिणम, शुचि दक्षम, जीत, जित हस्त उपकरण बनतम। ठीक है, पर्यवदाश्रुतम का मतलब क्या होता है कि जिसने अच्छी प्रकार से उसका नॉलेज लिया हो, उस जो शास्त्र को हम पढ़ने जा रहे हैं उस शास्त्र का अच्छी तरह से उसको नॉलेज लिया हो। ठीक है, आचार्य ऐसा होना चाहिए। परिदृष्ट कर्म, और उसने जो शास्त्र से हम ग्रहण करेंगे प्रैक्टिकल चीज़ें, उनको बार बार उसने देखा हो और उस काम को किया हो। ठीक है, और उस काम करने में निपुण हो, दक्ष हो। ठीक है, ये सब चीज़ें ये उसके गुण हैं, जिस शास्त्र से जिस जिस आचार्य से आपको परीक्षा लेनी है उसके गुण हैं।
ठीक है। तो सबसे पहले परीक्षा की हमने शास्त्र की, उसके बाद जो शास्त्र को देने वाला है वो आचार्य की, ठीक है। अब उसके बाद आप नेक्स्ट आएगा जो सर्वेंद्रिय जो है आचार्य है वो सर्व इंद्रियों से युक्त हो, ऐसा ना हो कोई इंद्रिय उसमें डिफेक्ट हो, ठीक है। तो ऐसे इसमें भी कुछ ये दे रखे हैं, इनको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एंट्रेंस के हिसाब से अगर आएंगे तो शुरू के 2-4 गुण ही आएंगे, बाद के आना बहुत चांस कम है। लास्ट में लिखा है एव गुणो आचार्यम सुक्षेत्रम आर्तवम मेधम इस सस्य गुणे सुशिष्य आशु वैदु गुणे संपादयति, ठीक है। कि जो अगर आपने इन आचार्यों के गुण जो हमने बताए, इन गुणों वाले आचार्यों को फॉलो किया है, ठीक है, ऐसा आचार्य की परीक्षा की है, तो ये आचार्य शिष्य को उसी प्रकार से जल्दी वैध बनाएगा जिस प्रकार से क्षेत्र है, ठीक है, और जल है और मेघ है, ये सब चीज़ें मिलकर अच्छी प्रकार की खेती करते हैं, ठीक है। तो ये उपमा जो दी गई है वो आचार्य की परीक्षा के संदर्भ में दी गई है, और पिछली बार वाली जो उपमा थी वो आपके शास्त्र की परीक्षा के संदर्भ में दी गई है। तो आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि ये उपमा किसके संदर्भ में दी गई है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक इसको भी एक याद रखना, शिष्य वत्सलम, ठीक है, जो शिष्य से प्रेम करने वाला हो और क्लेश को भी सहन करने की क्षमता रखता हो, ऐसा आपका आचार्य होना चाहिए। अब आगे इसके दे रखे हमने सबसे पहले शास्त्र की परीक्षा, फिर आचार्य की परीक्षा। अब बोल रहा है कि आपको शास्त्र का ज्ञान चाहिए, तो शास्त्र के ज्ञान के साधन क्या क्या होंगे, ठीक है। तो नीचे देखो, तस्य उपनयन अनुव्याख्यासमम अध्ययन अध्यापन और तद्विद संभाषा, ये 3 चीज़ें, ठीक है। अध्ययन अध्यापन और तद्विद संभाषा। अगर आपको शास्त्र ज्ञान चाहिए तो आपको तीन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, तब आपको अच्छी तरीक़ा से ज्ञान होगा। सबसे पहले आपको अध्ययन करना है, फिर उस अध्ययन को करने के बाद दूसरों को अध्यापन कराना है, और उसके बाद आपको संभाषा परिषद करनी है। तो पूछा जाता है कि कुशल वैद्य बनने के लिए या शास्त्र का ज्ञान करने के लिए क्या जरूरी है, तो अध्ययन अध्यापन और तद्विद संभाषा, ठीक है। अब सबसे पहले हम इस अध्ययन की विधि बताएंगे कि अध्ययन कैसे करें, अध्ययन के क्या क्या स्टेप्स हैं। तो देखो, अध्ययन में आपको सबसे पहले ये पहला टर्म है वो याद रखना है, कल्य और कृतक्षण, ठीक है। ये टर्म जो है कल्य और कृतक्षण। कल्य का मतलब है कि आपको जब अध्ययन करना है तो आपका जो स्वास्थ्य का स्तर है वो सही हो, ठीक है। आदमी स्वस्थ होना चाहिए तभी उसको अध्ययन करना चाहिए। कृतक्षण मतलब क्या है कि वो उसमें बिजीनेस ना हो, कोई काम जो उसके हैं उन सब कामों को छोड़ के ही उसका अध्ययन करना स्टार्ट करे, ठीक है। तो ये 2 टर्म आपको याद कर लीजिए, वैसे कुछ आएगा इसमें से है नहीं, ठीक है। फिर भी उसके बाद लिखा है कि कल्य कृतक्षण प्रातः उत्थायो उपयूसम कृत्वा अवश्याम उपसृश्यो देव ऋषि गौ ब्राह्मण गुरु वृद्ध सिद्ध अर्च, मतलब इसमें बोल रहा है कि प्रातः या साय के समय देवता गुरु ब्राह्मण इनका अर्चना करके, इनको पूजा करके, नमस्कार करके, ठीक है। शुचोदेशे समय शुचोदेशे विष्टो, ठीक है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने बोला है कि आपको अध्ययन स्टार्ट करना चाहिए। आगे देखो, जो आचार्य बता रहे हैं उसके लिए बोल रहा है कि पुनः पुनर्आवृत्त बुद्ध, बार बार किसी चीज़ को दोहराना चाहिए, जो चीज़ आपको पढ़ाई गई है उसको बार बार उसका रिवीजन करना चाहिए, ठीक है। किस लिए, सम्यक अनुप्रवेश्यार्थ तत्वम स्वदोषम परिहरणार्थ, स्वयं के जो दोष हैं उनको नष्ट करने के लिए, उनका त्याग करने के लिए, ठीक है। और पर दोष प्रमाणार्थ, और दूसरों में दोष जो हैं, दूसरों के दोष हैं उनको उजागर करने के लिए। अगर आपको किसी संभाषा करनी है तो दूसरों के जो कमियां हैं उनको पता करने के लिए और अपने खुद की कमियों को दूर करने के लिए आपको बार बार उस जो ग्रंथ है, जो आपका शास्त्र है, उसको आपको रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। अध्ययन की विधि हो गई। अब उसके बाद अध्यापन की विधि, ठीक है। अगर जब आप अध्यापन करा रहे हैं, आपने अध्ययन कंप्लीट कर लिया, उसके बाद अध्यापन करा रहे हैं, तो अध्यापन में सबसे पहले बोला है उन्होंने कि शिष्यम एव अध्यतम, जिस शिष्य को आप पढ़ा रहे हैं उसकी परीक्षा करनी चाहिए, ठीक है।
तो ये पॉइंट इसमें याद रखना है। जिस प्रकार से उन्होंने बोला है कि शास्त्र की परीक्षा करनी चाहिए, आचार्य की परीक्षा करनी है, ऐसे ही अध्यापन में सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा कि आपको शिष्य की परीक्षा करनी है। वो शिष्य जो आप पढ़ा रहे हैं वो आपके ज्ञान के लायक है या नहीं। तो उसके लिए शिष्य की परीक्षा कैसे करेंगे, तो प्रशांतम, कुछ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि जो आपका शिष्य होना चाहिए वो शांत स्वभाव का होना चाहिए, ठीक है। आर्यम, ठीक है, श्रेष्ठ होना चाहिए, ज्ञान को लेने वाला होना चाहिए। प्रकृतिम, शुद्ध कर्मणम, अशुद्ध कर्मणम मतलब गलत काम करने वाला ना हो, ठीक है। ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रख के ही उसको ज्ञान देना चाहिए, ठीक है। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ बता दिए हैं कि आपको किस तरह से इनको पढ़ना है, ठीक है। इनका बेसिक अंदर का मैटर क्या है, इनसे वैसे क्वेश्चन आता नहीं है इतना, ठीक है। जो आएगा तो वो तीन चीज़ें जो बताई हैं, अध्ययन, अध्यापन, तद्वित संभाषा, ज्ञान के साधन है, वहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अब बोल रहे हैं कि अध्यापन का प्रारंभ अगर आपको करना है तो कुछ और चीज़ें हैं जो ध्यान रखने वाली हैं कि देखो, उद्गयन, ठीक है। उद्गयन मतलब उत्तरायण काल, जब आपका सूर्य जो है वो उत्तरायण दिशा में हो, शुक्ल पक्ष में, प्रशस्ते हानिम, इसको याद रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तिष्य हस्त्र श्रवणम, अश्वनी नक्षत्र, इन्हीं नक्षत्र में जो अध्यापन कराने के लिए बोला गया है, तिष्य हस्त श्रवणम, ठीक है, और अश्विन, ये नक्षत्र में आपको जो शास्त्र का अध्ययन करने के लिए या अध्यापन कराने के लिए बोला गया है। योग उपगमने भवति ससनी कल्याणे च करणे मूत्रे मुंडम, ठीक, करण मैत्रे मुहूर्ते मंडम, इस जो ये जो मुहूर्त दे रखे, इस मुहूर्त में स्पेशली मुंडन करा के कृत उपवासम स्नातम कषाय वस्त्र अवसीतम, ये इंपॉर्टेंट है। मुंडन करा के और कषाय वस्त्र पहन के और स्नान करके कषाय वस्त्र पहन के अध्ययन अध्यापन करने के लिए शिष्य को बिठाना चाहिए, ठीक है। शिष्य को जो वस्त्र पहनाएंगे उसका कलर कैसा होना चाहिए, कषाय वस्त्र होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, ये क्वेश्चन आया। इस तरह से आपको अध्यापन स्टार्ट कराना। नेक्स्ट, स तथा कुर्यातम, ठीक है। ये जो ऊपर चीज़ें बताई हैं उसके लिए बोला है कि आपको इस प्रकार से ये इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। तो ये कभी कभी क्वेश्चन आता है, स तथा कुर्यातम किसके संदर्भ में कहा गया, तो अध्यापन के संदर्भ में कहा गया। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये जो लाइन है वो अध्यापन के संदर्भ में कही गई है, ठीक है। उसके लिए और बोला है कि अब उस जिसको आपको अध्यापन कराना है, चतुष्किस्कु मातम चतुस्रम, ठीक है, उससे 4 पैर वाले आसन पर बैठाना चाहिए, ठीक है। जिसमें जो जो आसन होता है इसमें 4 पैर होते हैं, ऐसे खाट जैसा होता है, ऐसे छोटा होता है ऐसे बैठने के लिए, तो उस आसन पर बैठाने के लिए उनको बोला गया, ठीक है। और लास्ट में बोला है कि मधु सर्पिभ्याम त्रिवी अग्निम आशी, अग्नि के अंदर मधु और सर्पी की आहुति देनी चाहिए, ठीक है। ये जो हवन है उसको हवन लगा के उसमें मधु और सर्पी की आहुति 3-3 बार देनी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये, इस आयुर्वेद शास्त्र का कोई पार नहीं है, इसकी सीमा अनंत है, ठीक है। तो ये लाइन आपको याद रखनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि नाचैव अस्ति सूत्रम आयुर्वेदस्य पारम तस्मात् प्रमतम शाश्वतम अभियोगम अस्मिन् गच्छते, ठीक है। इसका कोई सीमा नहीं है, इसका नॉलेज अथाह है, ठीक है। इसको जितना ले सको उतना कम, ठीक है। ऐसे ही इसके नीचे नीचे लिखिए कृष्णो ही लोको बुद्धिमता आचार्य, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है कि कृष्णो ही लोको बुद्धिमता आचार्य शस्त्रु चा बुद्धिमता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको जो आयुर्वेद जिसका पार नहीं है, इसका असीम है, उसको आपको सावधानी पूर्वक, ठीक है, सदा उसका अध्ययन करना चाहिए। क्यों, उसके आगे के संदर्भ में जो हमने टिक कराया उसका मतलब क्या है कि कृष्णो ही लोको बुद्धिमताम आचार्य, ठीक है। जो जिसके लिए बुद्धिमान जो लोग हैं उनके लिए क्या है, पूरा जितना जगत है वो कुछ ना कुछ सिखाता है, इसलिए उसका पूरा जगत जो है उसके लिए गुरु है, ठीक है, आचार्य का काम करता है। परंतु जो बुद्धिमान नहीं है, शत्रु का काम करते हैं, ठीक है, उसके लिए पूरा जगत क्या सिखाएगा, ठीक है, वो खुद घमंडी आदमी है, ठीक है। तो उसके लिए बोला है कि शत्रु से आप बुद्धि बताऊँ, उसके लिए शत्रु का काम करेगा, ठीक है। तो बुद्धिमान लोगों के लिए सारा जगत आचार्य है, गुरु का काम करेगा, और मूर्खों के लिए शत्रु का काम करेगा। तो ये जो रेफरेंस है वो भी आपको ध्यान रखना है, चरक विमान 8 का है, ठीक है। और किसके संदर्भ में आया, आयुर्वेद के संदर्भ में, ज्ञान के संदर्भ में आया।
अध्यापन के लिए। अब हमने सबसे पहले अध्ययन पढ़ा, फिर अध्यापन पढ़ा। अब जो आएगा हमारे पास तीसरा जो साधन है ज्ञान का, तद्विध संभाषा। ठीक है, अध्ययन करने के बाद, अध्यापन करने के बाद आपको संभाषा करनी चाहिए। ठीक है, तो देखो, विषजाम विषजाम से संभाषित, विषक को विषक के साथ ही संभाषा करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने जो संभाषा कर रहे हो वो किसी दूसरे फील्ड के आदमी के साथ कर रहे हैं, तो आपको नॉलेज क्या होगा। ठीक है, तो इसी के संदर्भ में बोल रहा है कि आपको हमेशा समान ज्ञान वाले आदमी के साथ ही संभाषा करनी चाहिए। तद्विध संभाषा ही ज्ञान अभियोग सहर्षखारी भक्ति। अब जो संभाषा है उससे लाभ क्या होगा, तो उससे आपके ज्ञान की वृद्धि होगी। ठीक है, अभियोग सहर्षकारी और आनंदमय होगी, आनंद देने वाला होता है। ठीक है, जब हमको कोई ज्ञान मिलता है तो वो बड़ा आनंदित करता है हमें, तो उसी के लिए लिखा है कि आनंद देने वाला होता है। वैसाधारम अपि च अभिनिवर्तति, आपको नॉलेज इतना देगा कि आप उस चीज़ के मास्टर बन जाओगे। जो चीज़ आपकी रह गई है पढ़ने के बिना, उसका नॉलेज आपको संभाषा से मिलेगा। ठीक है, तो वैसाधारम अपि च अभिनिवर्तति। ठीक है, वैसाधार बन जाओगे मतलब उस ज्ञान का पूर्ण भंडार उसमें हो जाएगा अगर आपने संभाषा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, वचनम शक्ति च अपदते, आपके जो बोलने की शक्ति है वो भी बढ़ेगी। ठीक है, यशश्च अग्नि दीप्यति, आपका जो यश है, अगर आपका जो नॉलेज है वो आप किसी दूसरों के सामने बताओगे तो आपका यश बढ़ेगा। ठीक है, तो ये फायदे हैं तद्विध संभाषा या संभाषा करने के। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है, पूर्व श्रुति से संदेहवत पुनः श्रवणम से संशय आकर्षयति, अगर आपने कोई चीज़ सुनी है परंतु आपको पूरी तरह से उसमें कॉन्फिडेंट नहीं है, आप संशय कर रहे हैं, उसके संदेह है उसके ज्ञान में आपको, तो उसे दोबारा जब सुनेंगे तद्विध संभाषा में तो आपका संशय जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये संभाषा के आपके फायदे हैं। श्रुते च असंदेहवतम, अगर कोई चीज़ आपने नहीं सुनी है तो आपको संभाषा में सुनने को मिल सकती है। तो वो है अध्यवसाय अभिनिवर्तति। आश्रुतमपि, अगर नहीं सुनी है तो दोबारा सुन सकते हैं। संदेह है तो ठीक है, वो संदेह खत्म हो जाएगा। ठीक है, और संदेह नहीं भी है तो क्या होगा, वो दृढ़ निश्चय हो जाएगा कि ये नॉलेज, हमारी जो नॉलेज है वो बिल्कुल पूरी तरह से ठीक है, हमने जो समझा था वैसा ही इसका मतलब है। ठीक है, यस्य शिष्यम श्रुश्रुवे प्रसन्नम क्रमणो उपदेशति। ठीक है, तो यही इस तरह से इसके संभाषा के जो ज्ञान, संभाषा के जो करेक्टर हैं, ठीक है, उससे और उसके क्या फ़ायदे हैं उसके बारे में ये हमने मेंशन किया हुआ है और यहाँ पे इसके बारे में बताया हुआ है। लास्ट लाइन देखोगे, तस्मात् तद्विध संभाषा प्रशंसी कुशला। ठीक है, कुशल लोग जो होते हैं वो संभाषा की प्रशंसा करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं, क्योंकि ये ज्ञान देने वाली है, हमारे जो संदेह हैं उनको दूर करने वाली है, आनंद देने वाली है, इसलिए जो कुशल लोग हैं वो संभाषा की जो संभाषा जो है उसकी प्रशंसा करते हैं। तो ये लाइन आपको याद रखनी है। ठीक है, ये कहाँ बोली गई है, विमान स्थान 8 में बोली गई है। ठीक है, अब इसकी आपको थोड़ी सी आउटलाइन समझ में आ गई होगी। हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले शास्त्र की परीक्षा, फिर आचार्य की परीक्षा, फिर उसके बाद आपको ज्ञान के 3 साधन जो पढ़े थे, अध्ययन, अध्यापन और आपको संभाषा। ठीक है, अध्ययन में अध्ययन कैसे करना चाहिए, अध्ययन किसको करना चाहिए। ठीक है, फिर अध्यापन और संभाषा में भी आपको संभाषा के क्या फ़ायदे हैं, ठीक है, इसके बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट जो है आपको ये संभाषा जो है उसके बारे में आगे फर्दर पढ़ रहे हैं कि द्विविधम ही खलु तद्विध संभाषा। ये संभाषा जो है वो 2 प्रकार की होती है। ठीक है, एक है संधाय संभाषा और एक है विग्रह संभाषा। ठीक है, अगर इसको शॉर्ट रूप में माना जाए, संधाय संभाषा वो होती है जिसमें हम किसी के साथ संभाषा कर रहे हैं, उसको पूरी तरह से अपनी बात रखने का मौका दें। ठीक है, उसकी बात को सुने और अपनी बात को बताएं। परंतु विग्रह संभाषा में क्या है, अपनी ही बात को रखें परंतु दूसरे की बात को कोई सुने ही नहीं। ठीक है, वो विग्रह संभाषा का पार्ट हो गया। ठीक है, अब हम आगे इन संभाषाएं जो हैं इन दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो आगे क्या लिखा है, एक मिनट। हाँ, आगे देखो,
अब पढ़ रहे हैं हम संधाय संभाषा। ठीक है, संधाय संभाषा के ब्रैकेट में लिखा हुआ है अनुलोम संभाषा। तो इस सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि इसको अनुलोम संभाषा भी बोलते हैं। ठीक है, इसके लिखा है कि ज्ञान विज्ञान वचन प्रतिवचन शक्ति संपन्न आकोपेन अनुपस्कृत विध्यन अनुसूयन अनेन अनुनु कोविदेन क्लेश सक्षमण प्रेर संभाषण से संधाय संभाषा। ठीक है, तो आपकी ये पहली लाइन याद रखनी है कि आपको संधाय संभाषा कैसी है, ज्ञान विज्ञान वचन प्रतिवचन, ठीक है, शक्ति संपन्न। ठीक है, ऐसे लोग जो ज्ञान से युक्त हैं, ज्ञान उसमें है, ठीक है, वचन प्रश्न करने की क्षमता है, प्रतिवचन उत्तर देने की क्षमता है, ठीक है, क्रोध रहित हैं, और जिनकी जो नॉलेज है वो पूरी तरह से क्लियर है। ठीक है, उस बारे में लिखा हुआ है कि आनंदित पुरुष हैं, विनय संपन्न है। ठीक है, ऐसे लोगों के साथ जो संभाषा की जाती है वो संधाय संभाषा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको जिस संभाषा में लड़ाई झगड़े का कोई काम नहीं है, केवल शांतिपूर्वक संभाषा की जाती है, ठीक है, उस संभाषा को अपन संधाय संभाषा बोलते हैं। तो आपको पहली लाइन ये याद रखनी है, बस यहाँ तक संधाय संभाषा। अब संधाय संभाषा कर समय आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, नाच है मोह एकांत ग्राही। आपको एकांत ग्राही नहीं बनना, ऐसा नहीं समझना कि ये नॉलेज केवल मुझे ही आता है। ठीक है, आपको नॉलेज को शेयर भी करना है और नॉलेज को ग्रहण भी करना है। ठीक है, एकांत ग्राही नहीं बनना। ठीक है, तो ये संधाय संभाषा के कुछ करेक्टर हैं। उसके बाद आपके विग्रह संभाषा। विग्रह संभाषा क्या है, अथ ऊर्ध्व इत्रण स विग्रह संभाषा जल्प इच्छा योगात्मन पश्चिम। तो मतलब जो संधाय संभाषा है उसके विपरीत जो परीक्षा है वो विग्रह संभाषा की है। ठीक है, तो विग्रह संभाषा में हमेशा क्या होता है, अपने को श्रेष्ठ दिखाना होता है। ठीक है, अपने को श्रेष्ठ दिखाते हुए दूसरे को कम आंका जाता है, या दूसरे की नॉलेज को चैलेंज किया जाता है हमेशा कि आपको कुछ नहीं आता। ठीक है, तो ये विग्रह संभाषा है। ठीक है, और देखो क्योंकि ये संभाषा जो तद्वित संभाषा के ही दोनों टाइप हैं, ये जो संधाय संभाषा है विग्रह संभाषा है, किसके टाइप है, तद्वित संभाषा के टाइप है। और तद्वित संभाषा के लिए हमने क्या बोला गया था कि परीक्षा अभिप्रशंसी कुशला होती। ठीक है, कुशल लोग जो हैं वो संभाषा की क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तो इन दोनों की भी प्रशंसा की जाएगी, इसलिए लिखा है तस्मात् परीक्षा अभिप्रशंसति कुशला। ठीक है, इसकी भी प्रशंसा करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पार्ट तो उसी का ही है, चाहे संधाय संभाषा करो चाहे विग्रह संभाषा करो। ठीक है, ज्ञान तो दोनों में ही मिलने वाला है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने बोला है कि तस्मात् परीक्षा अभिप्रशंसति कुशला। उसके बाद देखो परीक्षणामस्तु खलु पारावत इव इमान जल पुनः श्रेष्ठकाम दोष परीक्षित। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है कि हमें जब विग्रह संभाषा कर रहे हैं तो दूसरा सामने वाला बंदा है उसकी परीक्षा करनी होती है। ठीक है, कि उसमें नॉलेज कितना है, ठीक है, उसमें कौन कौन से दोष हैं। ठीक है, उसमें अगर कोई कमी है, उसका कोई लूप होल है, उसको कोई ऐसी चीज़ है जो उसको नहीं आती है, उसके बारे में विशेष करके जोर दिया जाता है। अगर उसने कोई चीज़ नहीं सुनी है उसको बार बार में उसी के शब्दों को ही बताना। ठीक है, जिसका जो कमी है उस कमी को उजागर करना, इसी के बारे में बोल रहा है कि जो आपका विपक्षी है उसके विपक्षी के गुणों को जो है गुणों को नज़रअंदाज करते हुए उसके दोषों को उजागर करना। ठीक है, ये इसका पार्ट है विग्रह संभाषा। ठीक, अब ये बोल रहा है कि उसके गुण क्या है, ये एक टर्म आया है इसमें जल्प। ठीक है, आप देखोगे जल्प गुणान। ठीक है, तो ये जलपक के गुण दे रखे हैं आगे, जलपक के गुण क्या है। ठीक है, देखो जलपक के गुण क्या है, श्रुतम विज्ञानम धारणम प्रतिभावम वचन शक्ति। तो ये 5 गुण हैं जलपक के, ये आपको याद रखना। ठीक है, और जलपक के दोष क्या हैं ये भी आपको याद रखना है, कोपनत गुस्सा करना, अवसाधारम भीरुत्वम अधारणत्वम और अहितत्वम। ठीक है, ये भी 5 ही हैं, और ये क्या है, ये दोष हैं आपके जलपक के। तो जलपक के 5 गुण बता दिए, जलपक के 5 दोष बताए गए। ठीक है, और आपको दोनों संभाषा के बारे में बता दिया। नेक्स्ट देखो, अब तत्र त्रिविधम परम संपद्यते। पर का मतलब क्या है, विपक्षी। तो विपक्षी होता है वो 3 प्रकार का होता है।
कौन कौन सा? प्रवर, प्रत्यवर और सम व गुण निपेक्षितम नरस्तेम कास्ते। और ये जो तीन प्रकार होता है गुण विनिक्षिप्त, गुण के आधार पर बताया गया है इनको, ठीक है। उसमें गुण कैसे हैं इस आधार पर हमको तीन भागों में बांटा हुआ है। तो बस याद रखना आपको, विपक्षी के कितने प्रकार हैं? तीन प्रकार हैं। उनको किसके आधार पर बांटा गया है? गुण के आधार पर बांटा, ठीक है। आगे लिखा है परिस्तस्तु खलु दुविधा। जो हमने दो प्रकार की संभाषा आपको बताई थी उनको फिर दोबारा से दो भागों में और डिवाइड कर दिया, ठीक है। कौन कौन सी? ज्ञानवती और मूढ़ परिषद, ठीक है। च एवं दुविधा सती त्रिविधा पुनर्कारण विभागेन। और इन दो को फिर फर्दर डिवाइड कर दिया तीन प्रकार से, ठीक है। सुहृदय परिषद, उदासीन परिषद और प्रतिनिविष्ट, ठीक है। तो ये याद रखना आपको। परिषद को सबसे पहले हमने दो भागों में डिवाइड किया, ठीक है, संधाय संभाषा और विग्रह संभाषा, ठीक है। उसमें जो भाग लेने वाले जो आदमी है उसके अलावा फिर दोबारा से दो भागों में डिवाइड किया, ज्ञानवान परिषद और मूढ़ परिषद। और उन दो को भी फिर दोबारा से तीन भागों में डिवाइड किया, सुहृदय परिषद, उदासीन परिषद और प्रतिनिविष्ट परिषद, ठीक है। इसको और डायग्रामेटिकली इन्होंने आगे और अच्छे से समझाया। परिषद जो होती है वो दो प्रकार की होती है, ठीक है, ज्ञानवान और मूढ़ परिषद। और फिर फर्दर उसको डिवाइड किया है सुहृदय परिषद, उदासीन परिषद और प्रतिनिविष्ट परिषद। ऐसे ही मूल परिषद को भी तीन भागों में सेम डिवाइड किया, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि ये बोल रहा है कि प्रतिनिविष्ट परिषदम, प्रतिनिविष्ट के बारे में उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है केवल, क्योंकि दो के और पैराग्राफ दे चुके हैं। और तत्र प्रतिनिविष्टम परिषदम ज्ञान विज्ञान वचन प्रतिवचन शक्ति संपन्न मूढ़ाया व नाच कंचित किंचितम जल्पोपदीयते, कि इन परिषदों में ज्ञान विज्ञान वचन प्रतिवचन की शक्ति से संपन्न और मूर्ख प्रतिनिविष्ट शत्रु की परिषद है, तो किसी प्रकार के जल्प वाद विवाद नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसमें यह बोल रहा है कि अगर जिन परिषदों में ज्ञान नहीं है, प्रतिवचन नहीं है, शक्ति से संपन्न मूर्ख प्रतिनिविष्ट परिषद है, मूर्ख और प्रतिनिविष्ट परिषद मतलब बहुत ज़्यादा ज्ञान वाला आदमी है या मूर्ख आदमी है, ये दो तरह की परिषद को आपको नहीं बैठना चाहिए। अगर आपसे बहुत ज़्यादा कोई ज्ञानवान है तो उसके बारे में मना किया गया है, और अगर आपसे बहुत ज़्यादा मूर्ख है, ठीक है, उसके बारे में मना किया है कि दोनों ही परिषद में आपको वाद विवाद नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ज्ञानवान के साथ अगर बोलो बैठोगे तो आपको क्या होगा, वो विग्रह संभाषा के माध्यम से हो सकता है आपको नीचा दिखाए, ठीक है। और साथ में मूर्ख होगा तो आपका नॉलेज की वृद्धि नहीं होगी, इसलिए दोनों ही संभाषा के लिए इन्होंने मना किया है, ठीक है। और हमेशा जब संभाषा करनी है वो अपने सम्मान वाले के साथ करनी है, ठीक है। इसको छोड़ दीजिए अभी। ये नेक्स्ट देखिए, अब बोल रहा है कि इस संभाषा से और अपने को क्या क्या फायदे, मतलब जो संभाषा आप कर रहे हैं विग्रह संभाषा, उस संभाषा में करने में क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। आप दूसरे जो आदमी है, अगर आपको विग्रह संभाषा करने के लिए बोल दिया गया है, विग्रह संभाषा करने के लिए कहा गया है, तो किन किन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। तो सामने वाला जो बंदा है, उस सामने वाले जो आपका विपक्षी है, उसको उन चीज़ों का ध्यान रख के उसको हराने के लिए क्या क्या चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। तो उसमें लिखा हुआ है कि श्रुतहीनम मेहता सूत्र पाठिन अभिनिवर्तन, जो ऐसी चीज़ों को जो उसने सुनी नहीं है उन चीज़ों को उसके सामने बोलना, ठीक है। विज्ञानहीनम पुनः कष्ट शब्देन वाक्यन, जो विज्ञान से हीन है उसके सामने कष्ट शब्दों को उच्चारित करना, ठीक है। वाक्य धारणहीनम, जिसका वाक्य धारण करने की शक्ति कम है उसके सामने ऐसे शब्द जो कि दीर्घ हों, संकुल हों, जिनका अर्थ बहुत सारे निकलते हों, ऐसे शब्दों को उसके सामने बोलना। प्रतिभाहीनम, जो प्रतिभाहीन हो, पुनः एक वचन अनेक अनेकार्थ वचन नाम, ठीक है, उसके सामने अनेक अर्थ वाले शब्दों को उच्चारित करना। वचन शक्तिहीनम, वाक्य दोष आक्षेपणम, ठीक है, जिसमें बोलने की शक्ति कम हो उसको वाक्य दोष आक्षेपणम से जीतना चाहिए, ठीक है। तो ये है आपके विपक्षी को आपको किस प्रकार से आपको जीतना है, ये उसके कुछ करेक्टर दे रखे हैं। इस तरह से आप अगर संभाषा करोगे तो आप डेफिनेटली उस संभाषा के जीत का पार्ट बनोगे, ठीक है। आप ऐसे
अपत्रण मतलब जो कि सही से विशारद नहीं है उसको नीचे दिखाना, ठीक है। कोपेन आयासानेन, ठीक है। गुस्सा वाला है उसको गुस्से के हिसाब से ही काबू करना। भीरुच है वित्रासीन, अगर डरा हुआ है तो उसे और धमकाना, ठीक है। अनविहितम नियमहीन, तो ये उसके इस प्रकार करें, मतलब बाद मार्ग कैसे करें, ठीक है, उसके बारे में बताया हुआ है, ठीक है। बाद मार्ग कैसे करें तो ये आपको याद रखना है, ये बाद मार्ग के संदर्भ में बोला गया। उसके बाद देखो बाद मार्ग के 44 पद, तो बाद मार्ग के यहाँ पर 44 पद बताए हुए हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाद मार्ग के कितने पद हैं, तो 44 पद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाद मार्ग लक्षणम इदम वाच्यम इदम वाच्यम, ठीक है। ऐसा जो टर्म है ये कई जगह आया हुआ है, ठीक है। इदम वाच्यम और इदम वाच्यम, इसका मतलब क्या है कि जो बात प्रारंभ होने पर उसमें कहना चाहिए कि यह नहीं करना चाहिए या यह करना चाहिए, ठीक है। कि आपको बात जो कर रहे हैं कि ये कहना चाहिए ये कहना नहीं चाहिए, इस चीज को अपन जो है वो बाद मार्ग का लक्षण कहा गया है, ठीक है। तो बाद मार्ग का लक्षण के लिए ये ध्यान रखना, इदम वाच्यम इदम भाष्यम, कौन सी चीज को कहना है कौन सी चीज को नहीं कहना है, वह पराजितो भक्ति, ताकि वो सामने वाला विपक्षी है आपको पराजित हो जाए, ठीक है। तो ये बाद मार्ग का लक्षण है। ऐसे ही लक्षण और आएगा जो आप लिख लीजिए, तो तंत्र युक्ति में आता है, ठीक है। इसको लिखो, देखो इदम च इति, ठीक है। इदम च इति, इदम का मतलब क्या होता है यहाँ पर यह, या फिर इस प्रकार, ठीक है। तो इदम च का मतलब और, तो यह और यह, ठीक है। मतलब यह भी कहना और यह भी कहना, मतलब दो शब्दों को आपस में जोड़ रहे हैं, तो ये क्या दो शब्दों का जोड़ेंगे तो उसको क्या बोलेंगे समुच्चय, तो ये समुच्चय नाम की तंत्र युक्ति है, ठीक है। ये जो मैंने जो बताया इदम च इति, ये समुच्चय नाम की तंत्र युक्ति है, ये ध्यान रखना। ऐसा ही इदम बा, ये क्या है, इदम का मतलब यह, बा यह, तो आपको ऑप्शन दे रहा है वो, या तो आपको यह करना है या यह करना है, ठीक है। दोनों एक साथ नहीं कर सकते, या तो यह या यह है, तो ये क्या हो गया विकल्प हो गया, ये विकल्प नाम से तंत्र युक्ति है, उसका उदाहरण है। समझ आया। फरमान, जी सर। जी ठीक सर। है। मैं एक बार यहाँ पे बता देता हूँ आपको दोबारा से, जो पहला बताया मैंने, ठीक है। इदम च और इदम च, ठीक है, दोबारा रिपीट करना है इसी शब्द को, ठीक है। ये मतलब यह और यह, तो मतलब जिसमें च वर्ड है इसका मतलब क्या है और, ठीक है। यानी कि यह भी करना है और यह भी करना है, तो दो चीज़ों को आपस में जोड़ रहे हैं, ठीक है। जब जोड़ रहे हैं तो उसका क्या बोल रहे हैं समुच्चय कर रहे हैं, इसलिए समुच्चय तंत्र युक्ति हो गई। और इदम बा मतलब या तो यह करना है या यह करना है, या इन दोनों में से एक ही करना है, आपको दोनों नहीं कर सकते, इसलिए विकल्प का स्वरूप दिखाई देता है हमें यहाँ पे, तो ये विकल्प तंत्र युक्ति, ठीक है। अब जो 44 बाद मार्ग हैं उनके नाम दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बस आपको एक रीडिंग माननी है कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें आती है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जो आता है वो यही आता है कि कौन सा 44 बाद मार्ग में है या कौन सा बाद मार्ग का उदाहरण है, क्योंकि तंत्र युक्ति और बाद मार्ग ये आपस में क्या होते हैं एक जैसे कभी कभी दिखते हैं, तो इनमें आपको बस याद रखना है कि इनमें कौन सा बाद मार्ग है कौन सा तंत्र युक्ति है, तो इसको ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, और 4-5 बार आप देखेंगे तो वैसे ही आपको मालूम चल जाएगा। अब देखो, तत्र बादो नाम यत परेण से शास्त्र पूर्वम विक्रम कथयति। अब बाद मार्ग में देखो सबसे पहले एक क्वेश्चन ये और है, बाद मार्ग का सबसे पहले पॉइंट क्या है, बाद है। तो बाद तो क्या है, बाद मार्ग का टाइप है एक, तो सब उसमें बाद मार्ग में सबसे पहला पॉइंट बाद है। सबसे लास्ट का पॉइंट क्या है, निग्रह स्थान, ये भी याद रखने वाली बात, ठीक है। तो देखो बाद के लिए बोल रहा है कि तत्र बादो नाम यत्र परेण से शास्त्र पूर्वम विक्रम कथयति, ठीक है। आपको अपने पक्ष को रखते हुए, ठीक है,
अपने पक्ष को रखते हुए और दूसरों के साथ आपको शास्त्र के अनुसार, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, शास्त्र पूर्वक विग्रह कथयति, विग्रह करना चाहिए, ठीक है। ये बात है, ये बात की डेफिनेशन है कि दूसरों के साथ शास्त्र के अनुसार अपने पक्ष को कहते हुए आपको अपनी बात रखना, मतलब बात है, ये उसका बात का लक्षण है। आगे लिखा है कि दुविधम संग्रहण, ये दो प्रकार का होता है, ठीक है, जल्प और वितांडा, ठीक है। अब इस बात में दो दो चीजें होती हैं, जल्प होता है, एक वितांडा होता है। अब जल्प के लिए बोला है कि पक्ष आश्रितो वचनम जल्पम, और जल विपर्य वितांडा से दूसरे के पक्ष को रखना, ठीक है। जल वितांडा मतलब दूसरों के पक्षों का उद्घाटन कर युक्ति पूर्वक करना, ठीक है, मतलब दूसरों के पक्षों को भी सुनना है, दूसरे पक्ष को रखना, ये क्या आपका जल्प का पार्ट है। और जल्प के विपरीत मतलब वितांडा, मतलब अपने ही पक्ष को रखना, दूसरों के पक्ष को नहीं रखना, ये वितांडा का टाइप, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, बाध जो है वो माध मार्ग का प्रकार है, और बाध के दो प्रकार हैं, जल्प और वितांडा, और बाध मार्ग के चंबल इस प्रकार है, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल दे रखा है, एकस्य पक्षम पुनः भवो अस्ति नास्ति अप्रस्य तौ स्वपक्षो हेतु भी स्वपक्षम, मतलब स्वपक्षम स्थापित, मतलब दूसरे के पक्ष को ना सुनकर अपने ही पक्ष को स्थापित करना, ठीक है, ये वितांडा का एग्जाम्पल है। और अपने ही पक्ष को रखते हुए भी दूसरे पक्ष को सुनना, ये जल, ठीक है। अब देखो आगे जो हमने बताए थे बात मार्ग, उसमें द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय ये भी थे, परंतु इनका हमने जो वर्णन है वो सूत्र स्थान के फर्स्ट चैप्टर में ही कर लिया, इसलिए इसको इन्होंने नेगलेक्ट कर दिया, इसको इसके बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं बताया हुआ है, ठीक है। इनको क्योंकि पहले ही ऑलरेडी इसका डिस्क्रिप्शन हम दे चुके हैं, इसलिए इन्होंने बोल दिया, ठीक है। तो इसको पढ़ना नहीं है, आगे प्रतिज्ञा को पढ़ना है, ठीक है। प्रतिज्ञा क्या है, प्रतिज्ञा नाम साध्य वचनम, ठीक है, साध्य वचन ही प्रतिज्ञा है, जिसको अपन को सिद्ध करना है वही प्रतिज्ञा है। उसका एग्जाम्पल दिया हो, जैसे अपने नित्य पुरुष है, पुरुष नित्य है, ठीक है। तो ये उन्होंने किसी ने जो है अपने प्रतिज्ञा ली है कि पुरुष नित्य है, इसको सिद्ध करना है उसे, तो जिसको सिद्ध करना है वो क्या आपकी प्रतिज्ञा है, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, अथ स्थापना, स्थापना नाम तस्य ए प्रतिज्ञा हेतु दृष्टांत उपनयन निगम। स्थापना क्या है कि जो आपने प्रतिज्ञा ली है उस प्रतिज्ञा को हेतु के द्वारा, दृष्टांत के द्वारा, उपनयन के द्वारा या निगमन के द्वारा पुनः स्थापित करना ही स्थापना है आपकी। प्रतिज्ञा को आपने इन चार चीज़ों के द्वारा, हेतु, दृष्टांत, उपनयन और निगमन, इन चार चीज़ों के द्वारा पुनः स्थापित करना आपकी स्थापना है, ठीक है। तो आपको छोटी छोटी डेफिनेशन है वो याद करनी है, प्रतिज्ञा नाम साध्य वचनम, ठीक है। स्थापना को मतलब इन चार चीज़ों के द्वारा पुनः स्थापित करना, ये स्थापना है, ठीक है। अब उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि सबसे पहले उसने प्रतिज्ञा क्या ली, पूर्व ही प्रतिज्ञा पश्चात स्थापना, प्रतिज्ञातम स्थाप्यति, जो आपकी प्रतिज्ञा है उसको ही पुनः हम स्थापित कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल देखो, सबसे पहले प्रतिज्ञा क्या है, नित्य पुरुष, पुरुष नित्य है, ये तो क्या हो गया आपका प्रतिज्ञा हो गई, ठीक है, पहला पॉइंट। अब इसमें हेतु क्या है, तो देखो हेतु क्या है इसमें, आकृतत्वाद, ठीक है। आकृतत्वाद क्या हो गया, इसका हेतु हो गया, क्योंकि आकृतत्वाद का मतलब क्या है, जो किसी से निर्मित ना हो, ठीक है, जिसका निर्माण किसी से ना हुआ हो उसको बोलते हैं आकृतत्वाद, ठीक है। तो क्योंकि सबसे पहले प्रतिज्ञा क्या है, पुरुष नित्य है, क्यों, क्योंकि वो किसी से निर्माण नहीं हुआ है उसका। आगे क्या लगा है, दृष्टांत, उसका उदाहरण, मतलब उसको उदाहरण क्या है, ये तो हेतु हो गया, दृष्टांत क्या है उसमें, आकाशम इति, ठीक है। जैसे आकाश भी किसी से निर्मित नहीं हुआ, उसी प्रकार से आकाश क्या है, नित्य है, उसी प्रकार से पुरुष भी हो जाएगा। तो उपनयन क्या है, यथाच आकाशम, यथाच आकृतम आकाशम, आकाश भी किसी से निर्मित नहीं हुआ है इसलिए वो नित्य है, उसी प्रकार पुरुष भी किसी से निर्मित नहीं हुआ है इसलिए वो पुरुष नित्य है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है ये, जो इन चीज़ों से दोबारा से वेरीफाई किया गया है, हेतु, दृष्टांत, उपनयन और निगमन। निगमन क्या है लास्ट में, निगमन है तस्मात् नित्य से, इसलिए नित्य है,
अपनी जो लास्ट का जो सबसे पहला जो प्रतिज्ञा ली उसे दोबारा से दोहरा दिया उसने, वो आपका निगमन है। इनकी डेफिनेशन अभी बाद में और आएगी, ठीक है, हेतु की, दृष्टांत की, उपनयन, निगमन की, तो जब उसको देखेंगे। बस अभी ध्यान रखना कि स्थापना में आपको किन किन स्टेप से गुजरना है, हेतु, दृष्टांत, उपनयन और निगमन, जिसने आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ समझाया गया अच्छे से। अब देखो प्रतिष्ठापना, अभी पढ़ रहे थे अपन प्रतिस्थापना पढ़ रहे थे, अभी प्रतिष्ठापना, ठीक है। तो प्रतिष्ठापना नाम या तस्या एव पर प्रतिज्ञा विपरीतार्थ स्थापना, जो आपने स्थापना ली है उसके विपरीत वाक्य को बोल दें, पर प्रतिज्ञा विपरीतार्थ स्थापना, ठीक है। विपक्षी की प्रतिज्ञा के विपरीत अपनी प्रतिज्ञा स्थापित करने को प्रतिष्ठापना बोलते हैं, ठीक है। इस विपक्षी ने जो प्रतिज्ञा ली है उसके विपरीत चीजों को बताना या स्थापित करना आपकी प्रतिष्ठापना, ठीक है। जैसे हम वहाँ क्या बोल रहे थे, हमारी प्रतिज्ञा थी कि पुरुष नित्य है, ठीक है। अब हमारा विपक्षी क्या बोलेगा इसको, कि पुरुष नित्य नहीं है, पुरुष अनित्य है। तो ये देखो प्रतिज्ञा क्या हो गई हमारी, क्योंकि हमारा कभी जो हमारा विपक्षी है उसने प्रतिज्ञा ली है पुरुष नित्य है, तो हम उसको विपरीत क्या बोलेंगे, अनित्य पुरुष, पुरुष अनित्य है, ये हमारी प्रतिज्ञा हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें हेतु क्या देंगे हम, क्योंकि उसमें हेतु क्या था, आकृतत्वात्, तो हम क्या देंगे हेतु, आकृतत्व का मतलब क्या, वो जो किसी से उत्पन्न ना हो, परंतु हमने क्या दिया है हेतु, इंद्रियत्वात्, ठीक है। इंद्रिय का मतलब जो दिखाई दे, ठीक है। अब उसका उदाहरण क्या देंगे हम, जैसे यथा घटिति, जैसे घट दिखाई देता है अपने को, ऐसे पुरुष भी दिखाई देता है, ठीक है। उपनयन क्या है, क्योंकि घट इंद्रियक है, घट इंद्रियक होता है, घट दिखाई देने की वजह से क्या है, अनित्य है, यथा घट इंद्रियकम स अनित्यम, उसी प्रकार जो पुरुष है वो भी दिखाई देता है, इसलिए वो अनित्य है, ठीक है। निगमन क्या है, तस्मात् अनित्यम, इसलिए अनित्य है, इसको बोला गया। एग्जाम्पल समझ में आया आप लोगों के, थोड़ा सा डिफिकल्ट है और अलग है। अरमान, जी सर। हेलो, सर आगे समझ में। ठीक है, चलो, आवाज आ रही है मेरी क्लियर? यस सर, ठीक क्लियर है, है। यस तो सर। ये जो है एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है कि प्रतिष्ठापना में क्या है, सामने वाले की जो प्रतिज्ञा है उसके विपरीत प्रतिज्ञा करके उसको अपने आप को सिद्ध करना होता है। तो देखो चाहे वाली स्थापना है चाहे आपकी प्रतिष्ठापना है, दोनों में हमने वेरीफाई किससे किया है, हेतु, उपनयन, दृष्टांत और निगमन। तो ध्यान रखना है आपको ये बात कि स्थापना और प्रतिष्ठापना में आपको 4 साधन होते हैं, 4 चीजें होती हैं जिससे आपको अपनी बात को सिद्ध करना होता है। वो 4 चीजें कौन कौन सी हैं, हेतु, दृष्टांत, उपनयन और निगमन, ठीक है। इसको आगे से नोट कर लो अलग से कि प्रतिष्ठापना और स्थापना में 4 साधन होते हैं जिनसे अपने की बात को स्थापित करना। आगे देखो, अब हम जो 4 चीजें पढ़ी थी वो कौन कौन सी हैं, हेतु है तो हेतु दे रखा है, हेतु के बारे में, फिर दृष्टांत है, दृष्टांत के बारे में दे रखा है, ठीक है, और फिर उपनयन और निगमन। तो देखो हेतु के बारे में दे रखा है, हेतु क्या चीज है, हेतुर नाम उपलब्धि कारणम, उपलब्धि का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है। तो हेतु क्या है, ज्ञान का कारण है, ज्ञान को ग्रहण कर, ज्ञान करने का कारण है, साधन है, मतलब एक तरीका का, अगर हमें ज्ञान करना है, ज्ञान लेना है तो उसका साधन क्या है, हेतु, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा, तत् प्रत्यक्षम अनुमानम एतिह्यम औप्यम्यम इति। अब इसको जो हेतु है आपका, इनको कैसे अपन को सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है, या उसका ज्ञान कैसे ले सकते हैं, तो ये अनुमान जो आपके प्रत्यक्ष है, अनुमान है, एथ्य, औपम्यम, ये जो प्रमाण है उनके द्वारा इनको ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, हेतु नाम उपलब्धि कारणम, ये डेफिनेशन है इसकी, और इसको ग्रहण करने के साधन क्या है, जो आपके प्रमाण दे रखे हैं वो। उदाहरण की डेफिनेशन मैंने आपको पहले बताई, उदाहरण हमेशा ऐसा होना चाहिए जो कम बुद्धि वाले के भी समझ में आ जाए, बुद्धिमान के भी समझ में आ जाए, ठीक है। कम बुद्धि वाले का मतलब ये है कि जिसको मतलब जिस शास्त्र का नॉलेज नहीं है, ठीक है,
जैसे हम कोई मेडिकल की लैंग्वेज में हम बोल रहे हैं तो हमें हमेशा एग्जाम्पल ऐसे देने चाहिए जो मेडिकल का आदमी नहीं है फिर भी उसे हमें मेडिकल की बात समझा दें। ठीक है, मेडिकल वाला तो समझ ही जाएगा, परंतु नॉन मेडिको भी कैसे समझेगा हमारी बात को। अगर इस तरह से हम कोई चीज़ समझा रहे हैं तो वो दृष्टांत होगा। तो दृष्टांत का मतलब यह, दृष्टांतो नाम मूर्ख विदुषा बुद्धि साम्यम। मूर्ख विदुषा बुद्धि साम्यम, जो मूर्ख के और बुद्धिमानों के दोनों के बुद्धि के सामने हो या दोनों को समझ में आ जाए, वो आपका क्या है, उदाहरण का परिभाषा है। ठीक है, उदाहरण हमेशा ऐसा होना चाहिए जो मूर्ख लोगों के भी और बुद्धिमान लोगों के भी समझ में आ जाए। मूर्ख का मतलब यहाँ पे यह भी हो सकता है कि जो हमारी फील्ड का नहीं है फिर भी हम उसे समझा रहे हैं तो उसके समझ में आ जाए। जैसे वर्ण्य वर्ण्यति। ठीक है, वर्ण्य वर्ण्यति में कुछ समझने वाली बात है कि जो वर्णन करने योग्य वस्तु है उसी के बारे में वर्णन किया गया। जैसे अग्नि उष्ण है, तो अग्नि उष्ण होती है, सबको पता है। ठीक है, द्रव उदकम, जल जो है वो द्रव होता है। स्त्रा पृथ्वी, पृथ्वी स्थिर होती है। ठीक है, आदित्य प्रकाशम, सूर्य प्रकाश करता है। ठीक है, तो ये सामान्य से ऐसे उदाहरण है जो हर किसी के समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए उदाहरण हमेशा मूर्ख विदुषा बुद्धि साम्यम के हिसाब से होना चाहिए। उपनयन और निगमन। ठीक है, तो उपनयन निगमन के बारे में बोल रहा है कि हमने जब स्थापना प्रतिष्ठापना भी थोड़ी देर पहले पढ़ाई थी उसमें आपका डिस्क्रिप्शन इसको दे दिया है, तो इसको दोबारा डिस्क्राइब नहीं करेंगे। ठीक है, इसको छोड़ दो। अब देखो उत्तर, उत्तर का डेफिनेशन क्या है, उत्तर किसको बोलते हैं। तो उत्तर नाम साधर्म्य उपदिष्टे हेतु वैधर्म्य वचनम, वैधर्म्य उपदिष्टे व हेतु साधर्म्य वचनम। अगर किसी ने आपको समान धर्मी वाली बात कही है तो उसको वैधर्म्य वचन में बोलना, विपरीत टर्म में बोलना, या वैधर्म वचन में बात कही है तो उसे साधर्म टर्म में बोलना, ये आपका उत्तर है। ठीक है, हमेशा हम हमेशा विपरीत बात किसी को बोलते हैं। अगर कोई उत्तर दे रहे हैं हम, ठीक है, तो हमेशा विपरीत बात बोलते हैं। ठीक है, तो ये उत्तर की डेफिनेशन हो गई। तो ये उत्तर की डेफिनेशन को याद रखना, साधर्म उपदिष्ट हेतु वैधर्म्य वचनम और वैधर्म्य उपदिष्ट हेतु साधर्म वचनम। ठीक है, ये क्योंकि वाद विवाद के संदर्भ में आया है इसलिए थोड़ा सा मतलब ओड है कि उत्तर का मतलब क्या है। हम जो मानते हैं उत्तर का मतलब वो नहीं है कि हमने, हमारे को किसी ने क्वेश्चन दिया उसके बारे में हमने लिख दिया, वो उत्तर नहीं है। उत्तर क्या है, जैसे हमको किसी ने कुछ बोला, ठीक है, और हम उसको पलट के जवाब देते हैं तो हमेशा विपरीत जवाब देते हैं। ठीक है, अगर हमने गाली दी है तो उसको उसी की भाषा में उस गलत तरीके से बोलो। ठीक है, तो ये बोल रहा है साधर्म में मतलब किसी ने हमें कोई चीज़ बोली है तो उसके विपरीत बात को बोलना, ये हमारा उत्तर है। ठीक है, तो हेतु सदा सदकर्मणो विकारा शीतस्य ही व्याधि हेतु साधर्म्यम शीत सिर बात संस्कृत। तो ये इन्होंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि हेतु के बारे में कि जो विकार जो है, व्याधि जो है, वो शीत की वजह से होती है। ठीक है, शीत में भी हिम शिशिर बात संस्पर्श इसकी वजह से होती है। ठीक है, अब इसके विपरीत के बारे में क्या बोलेंगे, देखो तो इसके बारे में लिखा हुआ है कि शरीर में शीतलता लाने वाले रोगों को साधारण में कारण बर्फ और शीतल वायु का स्पर्श होता है। ऐसा कहने पर दूसरा व्यक्ति क्या कहेगा, उसका विधर्मी क्या कहेगा, जैसे शरीर के अवयवों में धा गर्मी सड़न पाक होने में कारण विपरीत बर्फ या शीतल वायु का स्पर्श होता है। मतलब आपको वाद विवाद करना है तो हमें तो क्या उसकी सामने वाले की विपक्षी की बात को काटना है। इसके लिए क्या बोलेंगे, अगर वो बोल रहा है कि ये जो व्याधि है वो शीत की वजह से होती है तो हम क्या बोलेंगे, ये शीत की वजह से नहीं होती है, उष्ण की वजह से होती है। तो ये हमने उसका उत्तर दे दिया। तो उसके लिए इन्होंने बोला है कि अगर किसी ने बोला है कि रोग जो है वो शीतल वायु के स्पर्श की वजह से होता है तो उसके संदर्भ में उत्तर क्या आएगा कि शरीर के अवयवों में दाह गर्मी सड़न, यानी कि जो आपका जो रोग है वो किसकी, शीतल वायु के स्पर्श से विपरीत से होता है, ना कि शीतल वायु के स्पर्श से होता है। ठीक है, ऐसे इस तरह से उसको उसका उत्तर दिया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट सिद्धांत। सिद्धांत क्या, सिद्धांत कब बनते हैं, सिद्धांत हमेशा ऐसा होता है जो हमेशा बना रहे। ठीक है, सिद्धांत कैसे बनते हैं, जब उनकी बहुत ज़्यादा परीक्षा की गई हो। तो इस सिद्धांत की डेफिनेशन में क्या आएगा, सिद्धांतो नाम या परीक्षा के बहुविधम परीक्षम हेतुर्भि साधित्व स्थापत्य निर्णय। ठीक है, परीक्षक के द्वारा बहुत बार जिसकी परीक्षा की गई हो और हेतुओं के द्वारा इसको साधित किया गया हो, एग्जाम्पल के द्वारा उसको स्थापित किया गया हो।
वो क्या है आपका सिद्धांत है। तो सिद्धांत की डेफिनेशन क्या है? परीक्षके बहुविधम परीक्षम हेतुर्भि सदित्वा स्थापत्य निर्णय। परीक्षकों द्वारा जिसको परीक्षित किया गया हो बार बार, और हेतुओं के द्वारा यानी कि उदाहरण एग्जाम्पल के द्वारा उसको स्थापित किया गया हो, ये आपके सिद्धांत होते हैं। अब आगे लिखा है कि सिद्धांत कितने प्रकार के हैं? कि चतुर्विधम, 4 प्रकार के सिद्धांत होते हैं। ठीक है, सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण और अवयवगम। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। सिद्धांत क्या है, सिद्धांत के प्रकार कितने हैं और सिद्धांत के प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा है सर्वतंत्र सिद्धांत। ठीक है, तो इसको अगर साधारण भाषा में समझेंगे, सर्वतंत्र सिद्धांत क्या है? जो सभी जगह एक जैसा हो, सभी जगह लागू होता हो। ठीक है, जैसे व्याधि हर चिकित्सा शास्त्र में वर्णित है, तो व्याधि क्या है आपकी? एक है आपके सर्वतंत्र सिद्धांत का उदाहरण। ठीक है, उसके साथ ही देखो एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है, निदानानि संति निदानानि। निदान जो है हर व्याधि का निदान होता है, तो इसलिए निदान के बारे में क्या है, इस सर्वतंत्र में एक्सेप्टेड है। ठीक है, सभी चिकित्सा शास्त्र में एक्सेप्टेड है, इसलिए निदान क्या है? एक तरीका का आपको सर्वतंत्र सिद्धांत है, व्याधि है। ठीक है, और संति सिद्धि उपाय साध्यानानि। ठीक है, जो आपके साध्य रोग हैं उनकी चिकित्सा होती है, ये भी सभी जगह यही बोला गया है कि साध्य रोग है उनकी ही चिकित्सा करनी चाहिए, तो सभी शास्त्रों में एक जैसा बोला गया है इसके लिए, तो ये सर्वतंत्र सिद्धांत है। ठीक है, प्रतितंत्र सिद्धांत के बारे में क्या बोल रहा है? कि हर जगह अलग अलग हो। जैसे एक आचार्य ने बोल दिए कि रस 8 होते हैं, दूसरे आचार्य बोल रहे हैं कि रस 8 नहीं होते, रस 6 होते हैं। तो मतलब ये तंत्र तो तंत्र वेरी कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका प्रतितंत्र सिद्धांत हो गया। तो इसमें एग्जाम्पल इन्होंने यही दिया है, देखो, अन्य च अष्टोरसा षड्यत्र षड्यत्र छ। ठीक है, कहीं पे 8 रस का वर्णन है, कहीं पे 6 रसों का, कहीं पे 5 इंद्रिय पंच इंद्रिय बताई हैं, कहीं पे 6 इंद्रिय बताई हुई हैं। ठीक है, तो ये प्रतितंत्र का उदाहरण हो गया। उसके बाद आपके अधिकरण सिद्धांत। तो अधिकरण को थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है। तो अधिकरण सिद्धांत तो नाम अस्मिन अधिकरणे प्रत्यूयमाने सिद्धांत अन्य अधिकरणानि भवन्ति। ठीक है, अन्य मतलब दूसरों के अधिकरण के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसको अगर हिंदी में देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? जिस विषय को जो प्रकरण चलता है अर्थात लिखा जाता है वह कहा जाता है, तो उसी के संबंध रखने वाले दूसरे सिद्ध अधिकरण का आ जाना अधिकरण है। जैसे एग्जाम्पल दिया उन्होंने, मुक्त पुरुष शुभ अशुभ फल देने वाले कार्यों को नहीं करते क्योंकि वे निष्काम है। ठीक है, जो पुरुष है वो मुक्त हो गया, वो शुभ अशुभ फल कैसे काम करेगा या कैसे देगा? ठीक है, क्योंकि वो तो काम करेगा ही, इसलिए निष्काम है। ठीक है, उसी के संदर्भ में आगे लिखा है कि उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें किसी लौकिक या पारलौकिक फलों की आकांक्षा नहीं रहती। ठीक है, ये निस्पर्श है। इस प्रस्ताव से यह सिद्ध होता है कि कर्मों का फल होता है, मोक्ष होता है, पुरुष होता है और मरने के बाद पुनः जन्म होता है। ठीक है, तो ये जो है हमने जो पहली बात कही और दूसरी बात कही, ठीक है, वो दोनों अलग अलग जगह की बातें हैं। ठीक है, जिनको शामिल करके बोला गया है, इसलिए इसको अधिकरण बोला है कि हमारे अधिकरण में है। परंतु अधिकरण सिद्धांत के अनुसार वो क्या बोलता है कि जिस विषय का जो प्रकरण चलता है अर्थात लिखा जाता है या कहा जाता है, उसी के संबंध में रखने वाले दूसरे अधिकरण का आ जाना। मतलब हमने जो बात की है उस चीज़ की सिमिलरिटी किसी दूसरे टेक्स्ट में है, उसके द्वारा उसे साबित करना। तो आगे वाली लाइन तो हमारे सिद्धांत की हो सकती है, परंतु नीचे वाली जो लाइन है उसको सिद्ध करने के लिए पहले वाले को किसी सिमिलर सिद्धांत के टेक्स्ट से लेके फिर उसको बताना। जैसे हम जो आर्टिकल्स लिखते हैं उस आर्टिकल में अपनी बात को इंटरप्रिटेट करने के लिए दूसरों के आर्टिकल का रेफरेंस देते हैं। ठीक है, वो एक तरीका का आपका अधिकरण सिद्धांत है। ठीक है, लास्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, चौथा वाला अभ्यय उपगम सिद्धांत। ठीक है, अभ्यय उपगम सिद्धांत में क्या बोल रहा है कि नाम से यथार्थम अप्रसिद्धम अपरिचितम अनुपदिष्टम हेतुकम व बाद काले उपगम अभ्यय उपगम गच्छन्ति विसर्जम च द्रव्य प्रधानमिति गुण प्रधानमिति। ठीक है, वीर्य प्रधानमिति। तो मतलब असिद्ध मतलब जो अप्रसिद्ध चीज़ें हैं, ठीक है, जिसका परीक्षण नहीं किया गया है, ठीक है, जिसमें कोई हेतु नहीं है, उन चीज़ों को
उन चीज़ों के बारे में भी बोलना, यानी उन चीज़ों के बारे में बताना, ठीक है, जो कि अप्रसिद्ध है, मतलब हर जगह उसके बारे में अलग अलग बताया हुआ है, ठीक है। कहीं तो उसको प्रधान मान लिया गया है, कहीं नहीं माना गया है, ठीक। उसी के बारे में बोल रहा है कि द्रव्य प्रधानमिति। एक बोल रहा है कि द्रव्य प्रधान है, दूसरे आदमी बोल रहा है कि नहीं नहीं द्रव्य प्रधान नहीं है, गुण प्रधान है, तीसरा बोल रहा है कि गुण भी प्रधान नहीं है, वीर्य प्रधान है, ठीक है। तो ये जो कंट्रोवर्सी है, इस तरह की जो कंट्रोवर्सी है जो अलग अलग स्थान पर अलग अलग हो जाती है, ये अभ्यवगम सिद्धांत का उदाहरण है, ठीक है, जो कि असिद्ध है, अपरीक्षित है, ठीक है। तो ये चार प्रकार के आपके सिद्धांत बताए हैं जो आपको याद रखने, ठीक है। बाकी आपको कल पढ़ाएंगे। क्लियर।